लास्ट वीडियो में हमने CF ज्ञात करना सीख लिया था। अब हम ज्ञात करना सीखेंगे PI, क्योंकि जो संपूर्ण हल होता है वो होता है y = CF + PI। तो CF ज्ञात करना तो हमें आने लग गया। अब PI ज्ञात करना सीखेंगे हम। तो PI ज्ञात करने के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है PI = 1/d क्यू। क्यू यहाँ पे होता है x का एक फलन होता है जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पे हम PI ज्ञात करने के लिए इस विधि को यूज में लेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये यूज में लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब क्यू चेंज होता है तो हम सोल्व करने का तरीका बदल देते हैं। तो हम ये देखो, यदि क्यू के जो मान होगा तो वो 0, क्यों यहाँ पे 0 तो हम PI को डायरेक्ट 0 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि हम 0 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 0। तो हमारा पहला जो केस है इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे Q = 0 हो तो PI = 0। तो इससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। अब हम एग्जाम्पल 1 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 के अंदर देखो कि ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखो क्यों होता है इस साइड में और यहाँ पे क्यों यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे सोल्व करने के लिए सबसे पहले CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको D के रूप में लिखेंगे। तो ये तो पहले से ही D के पदों में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ D लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ D होता है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है y है स्वतंत्र चर, ये परतंत्र चर है y, यहाँ पे परतंत्र चर है। और परतंत्र चर के यहाँ पे ये जो कोष्टक में बचेगा उसको हम कहेंगे फंक्शन ऑफ D। तो फंक्शन ऑफ D हो गया हमारे पास ये। अब हम प्राप्त करेंगे इसके बाद सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण होती है f(m) = 0। तो हमारे पास सहायक समीकरण होगी इस तरह से। तो जहाँ जहाँ D है वहाँ हमें m लिखना है और उसको हमें 0 के बराबर में लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा m⁴ + a⁴ = 0। अब इसके हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका गुणनखंड क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जब भी इस तरह से आए, एक तो कांस्टेंट आए और एक दूसरा आए एक वेरिएबल, और इनकी पावर हो सम, जैसे कि 4 यहाँ पे एक सम संख्या है, तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड करने के लिए इसमें प्लस माइनस करते हैं, कुछ पद प्लस माइनस करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि इसकी पावर आधी करेंगे, इसकी पावर भी आधी करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे 2 के साथ, और इस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे इसकी पावर को आधी कर दिया हमने और इसकी पावर को भी हमने आधी कर दिया। तो यहाँ पे हो गया mx² और ax²। इनको हम 2 से गुणा करेंगे और इस तरह से इस समीकरण में हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हमने प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे कर दिया। अब ये जो पहले 3 पद है इनको हम एक साथ में लेंगे और इसको हम अलग लेंगे। तो ये पहले 3 पदों से तो ये बन जाएगा mx² + ax² का होल x²। और ये जो लास्ट पद है इसको भी हम पावर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बन गया ax² - bx² का रूप। तो हम इसको लिख सकते हैं a + b और a - b। तो इस समीकरण से हमने ये प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर, इन दोनों में से एक को 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि या तो ये 0 के बराबर होगा या ये पद 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से भी अब m के 2 मान प्राप्त होंगे और यहाँ से भी m के 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ से श्रीधर आचार्य विधि लगाकर मैं m के मान प्राप्त कर लेता हूँ। तो m के मान प्राप्त होंगे यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी श्रीधर आचार्य विधि लगाऊंगा तो m के मान प्राप्त होंगे ये। तो यहाँ पे हमें m के 2 मान प्राप्त हो गए। 2 मान तो ये प्राप्त हो गए और 2 मान ये प्राप्त हो गए। तो m के 4 मान प्राप्त हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो m की जो इक्वेशन है वो 4 घात की इक्वेशन है। 4 घात की इक्वेशन है तो हमें 4 मान प्राप्त होना चाहिए, जो हमें ये प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि m के जो मान है 2 मान तो ये प्राप्त हुए और 2 मान ये प्राप्त हुए। यहाँ पे देखो ये सम्मिश्र मूल प्राप्त हुए हमें। यहाँ हमें m के ये 4 मान प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पे हम CF लिखेंगे इसका। तो CF लिखेंगे इस तरह से, ये जो आएगा ये फर्स्ट पद ये तो आएगा इसके साथ पे e के साथ में। तो e की पावर होगी -ax√2 अब डिवाइड में यहाँ पे √2। तो ये तो आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पहले वाला आता है वो तो आता है e की पावर के रूप में, और जो आयटा के साथ में होता है वो आता है कोस और साइन के रूप में। तो यहाँ पे देखो C1 कोस, आयटा का गुणांक है यहाँ पे 1/√2a। तो यहाँ पे कोण के अंदर आएगा 1/√2a। तो यहाँ पे a/√2 हो गया, और साथ में आता है x क्यों आता है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है स्वतंत्र चर है, इसलिए यहाँ पे ये x आया। इसी तरह से साइन के लिए भी आएगा। तो ये तो आया है इसके लिए, और इसके लिए भी करेंगे हम। तो e की पावर में आएगा ये
जो एक का यहाँ पे रियल नंबर है यहाँ पे a/√2, तो रियल नंबर यहाँ पे आ गया a/√2 इंटू एक्स। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट के अंदर आ रहा है हमारे पास a/√2, तो यहाँ पे कोस में भी आएगा a/√2x और साइन में भी आएगा a/√2x। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएंगे वो आएंगे C2, ये C3 और C4, क्योंकि C1 और C2 इस साइड में आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास CF का मान आ गया इस तरह से CF। अब यहाँ पे हम PI ज्ञात करेंगे, तो PI हमारे पास डायरेक्ट 0 होगा, क्योंकि PI 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास Q इक्वल टू 0 था, और Q इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास PI होता है 0। अब इसका संपूर्ण हम हल लिखेंगे हम, तो इसका हल होता है ये y इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ पे CF तो यहाँ पे आ गया और PI तो 0 था, तो इसका हल हो गया हमारे पास ये। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का हल ये मिल चुका है हमें।